मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है सेरिकल्चर पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क्स जो इंडिया के अंदर जो है प्राप्त किए जाते हैं और सिल्क वॉर्म की बॉम्बेक्स मोनाई की लाइफ साइकिल, ठीक है। और पार्ट सेकेंड में मैं आपको 3 पॉइंट जो है डिस्क्राइब करूंगी। पहला तो है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। दूसरा टेक्निक्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क वॉर्म फ्रॉम कोकून, कि किस तरह से कोकून से जो है सिल्क प्राप्त होता है। और तीसरा एप्लियंसेस रिक्वायर्ड, यानी कौन कौन से इक्विपमेंट्स या साधन चाहिए होते हैं सिल्क वॉर्म यानी सेरिकल्चर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रियरिंग मतलब क्या होता है? पालना, ठीक है। तो इसमें पहले हम लेते हैं टर्म वॉल्टाइन। वॉल्टाइन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्रूड पर ईयर, यानी एक साल में कितनी फसल इसकी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो उसको कहेंगे वॉल्टाइन। जैसे हम कोई फसल उगाते हैं तो एक साल में कितनी उगा सकते हैं? उसमें एक बार या 2 बार या 2 से ज्यादा बार। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वॉल्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 टाइप की हो सकती है। यूनिवॉल्टाइन यानी साल में एक बार जो है सिल्क कल्चर किया जाता है और कोकून से सिल्क निकाला जाता है, उस तरह को क्या कहेंगे? यूनिवॉल्टाइन, जैसा कि रशिया और यूरोप में होता है, ये किया जाता है। बाइवॉल्टाइन यानी साल में 2 बार। यदि साल में 2 बार जो है ये सेरिकल्चर किया जाए और सिल्क निकाला जाए, 2 बार फसल इसकी जो है वो उत्पन्न की जाए, तो कहेंगे बाइवॉल्टाइन। जैसे कि चाइना, जापान, इंडिया और कोरिया में साल में 2 बार जो है इसकी फसल प्राप्त की जाती है। तीसरा है मल्टीवॉल्टाइन। मल्टीवॉल्टाइन मतलब क्या है? साल में 2 से अधिक बार यदि इसकी फसल प्राप्त की जाती है सिल्क की, तो इसको कहेंगे मल्टीवॉल्टाइन, जैसा कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है, ठीक है। तो अब ये चीजें डिपेंड किस चीज पर करती हैं? ये चीजें डिपेंड करती हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस पर। तो एनवायरमेंटल कंडीशन यानी ह्यूमिडिटी पर और टेम्परेचर पर। ह्यूमिडिटी जो है सेरिकल्चर के लिए कितनी होनी चाहिए? स्पेशली किसके लिए? कोकून से जब वो बना रहे हैं तो उस टाइम पर कितनी होनी चाहिए? 60 to 90% जो है ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 23 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए सेरिकल्चर के लिए, ठीक है। तो इसके बेस पर होता है कि वॉल्टाइन यानी साल में कितनी बार इसकी खेती या उपज प्राप्त की जा सकती है। अब हम यहाँ पर लेते हैं और कौन सी रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म में और कौन सी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहला है ग्रेनेज मैनेजमेंट। ग्रेनेज शब्द बना है ग्रेन मतलब होता है दाना। यहाँ दाना या सीड क्या है? एग्स हैं। जो सिल्क वॉर्म के जो अंडे हैं वो यहाँ क्या पर है? दाना है, ठीक है, सीड्स हैं। तो हम सेरिकल्चर के टाइम पर सबसे पहले जो अंडे लेते हैं वो अंडे कैसे लेने चाहिए? हमें अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए। जैसे हम फसल उगाते हैं तो बीज की अगर क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो फसल अपने आप ही अच्छी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहली चीज क्या है? प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड्स। क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस किया जाए। क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या आवश्यक है? कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो अच्छी रेस के होने चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सिल्क वॉर्म रेस, बेस्ट सिल्क वॉर्म रेस को सिलेक्ट किया जाता है ताकि उससे अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्राप्त हो सकें। सीड मिल गए यानी एग्स प्राप्त हो गए। अब एग्स जो है उनको कैसे रखा जाता है डिफरेंट स्टेजेस को? तो रियरिंग मेथड, ये तो हो गया मैनेजमेंट। स्टार्टिंग यहां से है, ठीक है। तो अच्छी किस्म के सिल्क वॉर्म रेस ली जाती है ताकि अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो है प्राप्त हो सकें। अब जो सीड्स प्राप्त हो गए तो इनको किस तरह से इनका रख रखाव करना है, वहां से हम लेते हैं रियरिंग मेथड। एग स्टेज, इसके लिए क्या किया जाता है? बैम्बू की बनी हुई ट्रे होती है, बांस की बनी हुई ट्रे होती हैं और उन ट्रे के ऊपर जो है ये लीफ लगा देते हैं। ये मलबरी की शहतूत की जो है पत्तियां होंगी और उसमें नमी मेंटेन रहनी चाहिए। तो उसके लिए जो है उसमें पानी का स्प्रे कर देंगे, नीचे कॉटन वगैरह लगा देंगे ताकि क्या है उसमें नमी मेंटेन रहे। और इन सीड्स इन पत्तियों के ऊपर जो है ये अंडे दिलवाए जाते हैं। इन पत्तियों के ऊपर क्या दिलवाए जाते हैं? आफ्टर मैटिंग अंडे दिलवाए जाते हैं
और उसके बाद में उस ट्रे को किससे कवर कर देंगे, नायलॉन के नेट से, ताकि कोई बाहर से कोई दूसरे इंसेक्ट वगैरह उसके नुकसान ना पहुंचा सके। तो यहाँ है एग स्टेज, क्या है, ट्रे दिखाई गई है। ट्रे बैम्बू की बनी होती है या मिट्टी की बनी हुई होगी और लाइट वेट होगी और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा इसमें। ये पत्तियां हैं और पत्तियों के ऊपर क्या है, अंडे हैं, ठीक है, और नायलॉन की शीट से उसको कवर कर रखा है। एग के हैच के बाद क्या निकलेगा, लार्वा। तो अब लार्वा स्टेज को भी ध्यान से रियर करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। सिल्क वॉर्म में जैसा कि मैंने बताया था, इसमें जो है 4 बार माउल्टिंग होगी। प्रत्येक माउल्टिंग के बाद में जो लार्वा प्राप्त होता है उसको कहते हैं इंस्टार। तो फर्स्ट हैचिंग के बाद में फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा, देन सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज। इसका जो लार्वा होता है पूरी लाइफ साइकिल में वही एक ऐसी स्टेज होती है जो फीडिंग करता है। जैसे ही वो अंडे से बाहर आता है वो खाना खाना शुरू करता है और उसका भोजन क्या है, कच्ची कच्ची सॉफ्ट जो है ये मलबरी की पत्तियां हैं, तो वो हमें उसको प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें इनको जो है ट्रे लेते हैं। ट्रे के अंदर वही नमी मेंटेन करने के लिए उसमें या तो कॉटन रखेंगे या जो है उसके बाद उसमें छोटे छोटे कच्चे कच्ची जो है पत्तियां जो है काट कर चॉप करके उसमें रखेंगे, है ना। और उनके ऊपर लार्वा जो है स्प्रे कर देते हैं, लार्वा छोड़ देते हैं उनके ऊपर और लार्वा जो है वो खाना खाना शुरू करता है। हर रोज एक लार्वा 2.5 से 3 किलो पत्तियां खा सकता है, इतनी उसकी फीडिंग कैपेसिटी होती है। अब जो खा रहा है तो वेस्ट भी निकालेगा, तो पर डे क्या करना पड़ता है, उसका जो पत्तियों का जो सरफेस वाला पार्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा। यानी हर रोज क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग द बेड एवरी डे। जो पत्तियों का जो बेड बिछा रखा है ना कि वो खा रहा है उसमें, तो हर रोज उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा और फ्रेश पत्तियां जो है चॉप की हुई पत्तियां उसमें रखनी पड़ेगी। प्रोवाइड फ्रेश एंड सॉफ्ट लीव्स, और जो पत्तियां हम उसे खाने के लिए दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का भोजन वो खाएगा उस तरह का डेवलपमेंट उसमें होगा और उसी के आधार पर डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ सिल्क एज वेल एज क्वालिटी ऑफ सिल्क, ठीक है। तो प्रोवाइड की जाती है फ्रेश एंड सॉफ्ट लीव्स। लार्वा स्टेज 4 बार माउल्टिंग हुई, फिफ्थ इंस्टार जब बनता है तब तक वो बहुत ज्यादा खाना खा चुका होता है, मेच्योर प्रकार का लार्वा है। अब फिफ्थ इंस्टार बनने के बाद में वो खाना खाना बंद कर देता है और कहीं जाकर के शांत जो है बैठ जाता है और अपना हेड वाला पार्ट जो है वो घुमाना शुरू करता है। अब वो हेड वाला पार्ट घुमा रहा है मतलब वहां से क्या निकल रहा है, सलाइवा बाहर आ रहा है और यही सलाइवा जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा इससे जो है वो धागे में कन्वर्ट होता जाएगा और ये धागा अपने चारों तरफ क्या करता जाएगा, लिपटता जाएगा। यानी फिफ्थ इंस्टार के बाद में वो क्या बनेगा, कुकुन फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, कुकुन फॉर्मेशन, और अंदर जो लार्वा है वो प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो गया और बाहर उसने अपने जो है पूरा आवरण बना लिया। तो उस आवरण वाले भाग को क्या कहेंगे, कुकुन, और उसके अंदर क्या है, प्यूपा अवस्था है। तो अब प्यूपा अवस्था का क्या करना है, प्यूपा अवस्था जो कुकुन के अंदर है, फिफ्थ लार्वा स्टेज स्टॉप्स फीडिंग, खाना खाना बंद कर दिया इसने, स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सलाइवा, सलाइवा प्रोड्यूस करने लग गया, रेडी टू मेक कुकुन, कुकुन बनाने के लिए तैयार है। तो इसको ट्रांसफर किया जाता है कुकुन ट्रे में, ठीक है। ये कुकुन ट्रे है। कुकुन ट्रे इस तरह की होती है कुछ, जैसे अपन लोग कोई त्योहार वगैरह में ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए ट्रे रखते हैं ना, अलग अलग पार्टीशन होते हैं उसमें, तो इस तरह से ये जो है ट्रे होती है। और इसमें पर जो ब्लॉक है, इन ब्लॉक के अंदर एक एक जो है फिफ्थ इंस्टार लार्वा रख दिया जाता है, ताकि अब ये जो सिल्क बना रहा है या जो धागा बना रहा है तो ये आपस में उलझे नहीं, ठीक है। तो इनके लिए सबके लिए एक एक ब्लॉक है, इन ब्लॉक में जो है फिफ्थ इंस्टार लार्वा को रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, कुकुन ट्रे। क्या है ये, कुकुन ट्रे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे ये कुकुन फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ कुकुन कंप्लीट्स इन 3 to 5 days, 3 से 5 दिन के अंदर अंदर कुकुन फॉर्मेशन हो गया। अब वो फिफ्थ इंस्टार लार्वा अंदर किस में कन्वर्ट होगा, प्यूपा में कन्वर्ट होगा। और 7 से 10 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर वो पूरा प्यूपा में कन्वर्ट हो गया। अब वही टाइम होता है जब यहाँ से कुकुन को निकालना पड़ता है और यहाँ से उसमें जो है आगे सिल्क निकालने की प्रक्रिया
करेंगे, यहाँ भी कह सकते हैं कि इसमें अब इसको गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में डालने से क्या होगा, जो इसके अंदर प्यूपा है वो मर जाएगा, क्योंकि अगर प्यूपा को नहीं मारा जाएगा तो प्यूपा जो है वो एक हिस्से से कट करके और पूरा का पूरा बाहर मौत के रूप में बाहर आएगा। तो जिस हिस्से से कट करके वो बाहर आएगा तो उस हिस्से का धागा उसने पूरा काट दिया। तो इस तरह से क्या होगा, एक सिंगल थ्रेड नहीं मिलेगा, कटे हुए धागे के टुकड़े हमें मिलेंगे। जैसे मान लो कोई ऊन का गोला बना रहे हैं तो बीच में से कोई कट लगा देता है ना, तो उस तरह से बीच में से कट आ जाएगा, तो उससे क्या है, प्रॉपर सिंगल थ्रेड जो है कोकून से प्राप्त नहीं होगा। तो इससे पहले कि प्यूपा जो है वो किसमें मौत में कन्वर्ट हो और कोकून को काट कर बाहर आए, उससे पहले ही क्या किया जाता है, इनको गर्म पानी में या स्टीम में इनको जो है डाल दिया जाता है, ताकि इसके अंदर का जो प्यूपा है उसको मार दिया जाए। ठीक है, तो हर स्टेज में, एग स्टेज में केयर करनी पड़ती है, लार्वा स्टेज में विशेष ध्यान रखना पड़ता है, फिफ्थ लार्वा स्टेज के बाद में उसको जो है किसमें कन्वर्ट करेंगे, कोकून ट्रे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इससे पहले कि उसमें से प्यूपा जो है वो एडल्ट होकर बाहर आए, उससे पहले ही जो है 7 या 8 दिन का जो कोकून होता है उन्हें सेपरेट कर लिया जाता है और उन्हें गर्म पानी में डाल दिया जाता है, ताकि उनका जो प्यूपा है उसको मार दिया जाए और कोकून जो है वो आगे के लिए सिल्क निकालने के लिए अब तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, अब हमें और क्या ध्यान रखना पड़ता है, डिजीज फ्री एग्स लीव्स शुड बी यूज्ड। जो अंडे हमने लिए हैं उन्हें स्टेराइल करते हैं शुरू में, अगर उनके ऊपर कोई माइक्रोब्स हैं तो वो अंडे क्या है, आगे अच्छी क्वालिटी के नहीं हुए इसका मतलब, और आगे कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो जो अंडे प्राप्त करते हैं उन अंडों को स्टेरलाइज करते हैं। इसी तरह से लीव्स जो काम में लेते हैं, तो लीव्स जो काम में लेते हैं वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी माइक्रोब या कोई भी और इस तरह के डिजीज या फंगस या इस तरह की कोई चीज उस पर नहीं होनी चाहिए। तो साफ सुथरी पत्तियों को काम में लिया जाता है। अंडे जो काम में लेते हैं वो स्टेराइल होते हैं। ट्रे जितनी भी काम में ले रहे हैं, चाहे वो एग की ट्रे है, चाहे वो लार्वा के लिए ट्रे है, चाहे वो कोकून के लिए ट्रे है, जितनी भी ट्रे काम में ले रहे हैं उनको काम में लेने से पहले पूरी तरह से स्टेराइल करना पड़ता है। थोड़ी सी भी अगर लापरवाही होगी तो उससे क्या हो सकता है, पूरा जो प्रोसेस है उसको नुकसान हो सकता है। किसी भी स्टेज में नुकसान होगा तो वो आगे जो है नुकसान होगा। फ्रेश लीव्स ली जाती हैं, कोकून ट्रे और रैक्स क्या है, अब हमारे पास इतना सरफेस है तो उस सरफेस पर अगर हम हर ट्रे को इस तरह से फैला करके रख देंगे तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे अलमारी में रैक होते हैं ना, खांचे होते हैं, तो उस तरह से इसमें भी खांचे बना दिए जाते हैं और प्रत्येक खांचे के अंदर ट्रे जो है वो सेट कर दी जाती है और उसके बाद खांचे को दोनों तीनों साइड से जो है क्या लगा देंगे, नायलॉन की जाली लगा देते हैं। अब नायलॉन की जाली से क्या होगा, वेंटिलेशन तो वैसा का वैसा रहेगा, जितना प्रकाश चाहिए उतना भी वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन कोई बाहर का इंसेक्ट जो है वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इससे वो क्या रहेंगे, अंदर सेफ रहेंगे। तो जो रैक काम में लेते हैं वो और जो ट्रे काम में लेते हैं वो, तो उनको नायलॉन की जो नेट है उससे कवर कर लिया जाता है, वेंटिलेटेड रूम में रखा जाता है। और इनको रियरिंग के लिए जो कमरा होता है वो कमरा सामान्यतः जो है वो किसका बना होता है, मिट्टी की दीवारें होती हैं उसके अंदर और झोपड़ी टाइप होता है, ताकि जो है उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जा सके, नॉर्मल रह सके, जो इनकी रियरिंग के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने आपको बताया रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी टेक्निक्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क वॉर्म फ्रॉम कोकून एंड एप्लियंसेस रिक्वायर्ड। अब हम लेते हैं 3 फॉलोइंग स्टेप्स जो है वो कोकून जब प्राप्त हो जाता है, कलेक्ट कर लिया, तो किस तरह से सिल्क बनाने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग का मतलब क्या है, किलिंग ऑफ प्यूपा। 7 से 10 दिन का जो कोकून होता है उसे वहां से सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि प्यूपा को खत्म कर दिया जाए। अगर प्यूपा को खत्म नहीं करेंगे जो कोकून में है, तो 10 दिन के बाद में प्यूपा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, रूपांतरित होगा और वो बाहर आएगा। अगर वो बाहर आ रहा है, वो प्रोसेस शुरू हो गया
इसका मतलब वो कोकून को एक जगह से काट कर बाहर आ रहा है। तो जिस जगह से काट कर बाहर आ रहा है उस जगह छेद हो जाएगा। इसका मतलब पूरा जो एक सिंगल थ्रेड है वो नहीं मिलेगा, कटे हुए टुकड़े मिलेंगे उसके, ठीक है। तो इससे पहले कि प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट हो और बाहर आने की कोशिश करे, उससे पहले ही क्या कर देना चाहिए, उसको बॉईल किया जाता है, या उसको गर्म पानी में डाल देंगे, या उसको स्टीम देंगे, या फ्यूमिगेशन धुएं से, या हाई टेम्परेचर पर ओवन में रख दें। कुल मिलाकर किसी भी मेथड से क्या करना है, प्यूपा को खत्म किया जाता है। जो बेस्ट तरीका अपनाया जाता है वो है हॉट वाटर में डालना, क्योंकि हॉट वाटर में डालने से क्या होगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था कि जो सिल्क है उसमें अंदर की तरफ फाइब्रियन प्रोटीन के 5 जो है रेशे हैं, और बाहर जो 80% है इसका, और बाहर की तरफ सेरिसिन प्रोटीन है। सेरिसिन प्रोटीन जो है ये वाटर में सॉल्यूबल है, और ये चिपचिपा होता है। तो हॉट वाटर में डालने से क्या है, ये सेरिसिन जो है कुछ मात्रा में पानी में घुल जाएगा, और वो जो पकड़ है वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको बाद में धागा निकालना भी है। तो हॉट वाटर में सामान्यतः डाला जाता है। तो फर्स्ट हो गया स्टिफलिंग मतलब किलिंग ऑफ प्यूपा प्रेजेंट विद इन द कोकून बाय हॉट वाटर, हाई टेम्परेचर इन ओवन, और गिविंग स्टीम, और बाय फ्यूमिगेशन। सेकेंड स्टेप है रीलिंग। उसके बाद जो कोकून मिल गया, तो कोकून के जो वो धागे होते हैं, जो ट्रेंड लोग होते हैं वो क्या है, एक एक धागा लेकर के और ऊपर उनकी वो जो मशीन होती है और उसमें अटका देते हैं। अब आजकल तो क्या है, वो मशीन चालू कर देते हैं तो अपने आप जो है रोल बच जाएगा उसका। पहले के टाइम पर क्या किया जाता था, हाथ से घुमाया जाता था। तो जैसे जैसे वो घुमाते जाएंगे वैसे वैसे जो है उस धागे की रील बनती जाएगी, जो कोकून के ऊपर जो धागा लपेटा हुआ है उसकी रील बनती जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, रीलिंग, यानी प्रोसेस ऑफ ओपनिंग सिल्क फ्रॉम कोकून। कोकून में से सिल्क को निकालने की प्रक्रिया और उसको रील बनाना। इस तरह से जो प्राप्त होता है कोकून वो रॉ सिल्क कहलाता है। इस तरह से जो सिल्क प्राप्त होता है उसको रॉ सिल्क कहते हैं। एक कोकून में से लगभग 1000 से लेकर 1500 मीटर लंबा धागा मिल सकता है, और 25,000 कोकून जो है उनसे 450 ग्राम सिल्क यानी लगभग आधा किलो सिल्क जो है वो प्राप्त हो सकता है। सिल्क बहुत लाइट वेट होता है ना। तो 2500 कोकून से लगभग 450 ग्राम सिल्क प्राप्त हो सकता है। तो ये हो गया रीलिंग। तो रीलिंग क्या है, जो कोकून है उनसे वो धागे की निकाल करके रील बनाने की जो प्रक्रिया है, तो इससे रॉ सिल्क प्राप्त हुआ है। रॉ सिल्क जो है इसमें शाइनिंग नहीं होती है और ये इतना मजबूत भी नहीं होता है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, फाइन सिल्क में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सेकंड स्टेप क्या है, स्पिनिंग में क्या करेंगे, रॉ सिल्क को बॉईल करते हैं। ये रॉ सिल्क जो मिला है इसको बॉईल करते हैं और इसको एसिडिक केमिकल से वॉश करते हैं। एसिडिक केमिकल से वॉश करने के बाद में बाहर की जो सेरिसिन वाली जो लेयर है वो सारी हट जाएगी। सेरिसिन वाली लेयर हट गई तो अंदर क्या बचा, फाइब्रियन बचा। जो इसका 80% था फाइब्रियन वो अंदर बचा। तो ये जो फाइब्रियन है ये रह गया। अब इस प्रकार से का जो सिल्क है वो सिल्क क्या होता है, फाइबर सिल्क कहलाता है, और वो फाइन सिल्क है, और वो जो है उसमें मजबूती भी आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिल्क है जो प्राप्त होगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पिनिंग। हमारे जो रजाइयां वगैरह पुरानी हो जाती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, दोबारा से कतवा करके दोबारा से भरवाते हैं। तो जब वो दोबारा से जो उसकी फिनिशिंग होती है उसके बाद उसमें से अच्छी क्वालिटी वाली जो है वो रुई निकाली जाती है। बाकी उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज वगैरह है वो हटा दिया जाता है। तो इसी तरह से स्पिनिंग में मतलब क्या है, रॉ मटेरियल के बाहर का जो सेरिसिन है वो पूरा हट गया और अब अंदर से जो फाइबर सिल्क है वो प्राप्त हो गया, ठीक है। तो उसमें शाइनिंग भी होगी, वो मजबूत भी होगा। और अब हम लेते, ये तो 3 स्टेप्स हो गए, स्टिफलिंग यानी किलिंग ऑफ प्यूपा, सेकंड क्या है, रीलिंग यानी जो कोकून है उनसे धागे को इकट्ठा करके रील बनाना, और थर्ड क्या है, स्पिनिंग यानी रॉ सिल्क जो है उसको वापस बॉईल करेंगे तो उसके ऊपर जो सेरिसिन वाली लेयर है वो पूरी हट गई, अब फाइन सिल्क प्राप्त हो गया। अब एक टर्म आती है स्पून सिल्क। स्पून सिल्क क्या होता है, सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम डैमेज्ड कोकून। अब कुछ कोकून से एडल्ट भी तो चाहिए, सारे के सारे कोकून से अगर सिल्क निकाल लेंगे तो एडल्ट कहाँ से मिलेंगे। तो एडल्ट चाहिए तो कुछ कोकून जो है वो सेपरेट रख दिए जाते हैं, और उनमें से जो एडल्ट उनमें से जो ये मॉथ बाहर आएगा तो स्वाभाविक है कि उसने उसको एक जगह से काटा है
अब वो कुकुन है उनको वेस्ट नहीं किया जाता है, उन कुकुन से भी धागा प्राप्त किया जाता है। हाँ, वो धागे क्या है, टुकड़ों में प्राप्त होते हैं, तो एक फिनिशिंग नहीं आई, टुकड़ों में प्राप्त हुए। तो ये क्या है, सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम डैमेज्ड कुकुन, डैमेज्ड कुकुन से जो सिल्क मिल रहा है वो। और ये जो फाइबर सिल्क जो प्राप्त हुआ है, इसमें भी अगर कोई टुकड़े वगैरह रह गए हैं तो उन टुकड़ों वाला जो सिल्क है, डैमेज्ड कुकुन से प्राप्त सिल्क और फाइबर सिल्क के टाइम पर जो रेशे रह गए हैं, वो सिल्क क्या कहलाता है, स्पूल सिल्क कहलाता है। तो इसको भी काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए 3 स्टेप्स की कुकुन प्राप्त हो गया, उसके बाद में उससे सिल्क कैसे प्राप्त करना है। अब अगर ओवरऑल प्रश्न आता है स्टेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, तो ये 5 पॉइंट जो है ये आपकी बुक में दिए गए हैं। मैं पहले इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ एग्स। एग जो कलेक्ट किए हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। एग जो कलेक्ट किए हैं उनको स्टेराइल करना चाहिए ताकि कोई भी माइक्रोब या कोई इस तरह के फंगस वगैरह उनके ऊपर नहीं हो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ एग्स। एग्स किसमें कलेक्ट किए जाते हैं, ट्रे है, तो ट्रे के अंदर जो है मलबरी की वो पत्तियां रख देते हैं, मॉइस्ट होगा उसके अंदर, और उसमें जो है एग्स कलेक्ट किए जाते हैं रियरिंग ट्रे में। सेकंड क्या होगा, फिर इंक्यूबेट करना उन अंडों को। इंक्यूबेट मतलब उष्मायन। तो सबसे पहले उनको 65 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डे बढ़ाते हैं और इनका इंक्यूबेशन होता है 77 डिग्री सेल्सियस पर। तो 77 डिग्री सेल्सियस पर जो है इंक्यूबेशन होगा। इंक्यूबेट होने के बाद में अब उसमें से लार्वा जब निकलेगा तो लार्वा को पालना, तो रियरिंग ऑफ लार्वा। लार्वा को भी 77 डिग्री सेल्सियस पर ही इंक्यूबेट किया जाता है। इसमें सिल्क वॉर्म में 4 बार माउल्टिंग होगी। माउल्टिंग मतलब कायांतरण होगा। तो इसमें जो है 5 इंस्टार्स बनेंगे। हर माउल्टिंग के बाद जो बन रहा है उसको इंस्टार कहेंगे। फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार, फिफ्थ इंस्टार। फिफ्थ इंस्टार इसका जो है वो मैच्योर लार्वा है। और ये जो मैच्योर लार्वा है ये, और लार्वा स्टेज इसकी पूरे टाइम खाना खाती है, ठीक है, और अच्छी फीडिंग करती है ये। तो इसमें जो है पर डे क्या करना पड़ता है, वो जो बेड है मलबरी की कच्ची कच्ची पत्तियां जो चॉप करके दी हुई हैं, पर डे उसको साफ करना पड़ता है। पर डे फ्रेश जो है उनको लार्वा को फ्रेश पत्तियां प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अच्छी तरह से भोजन करे। जितना अच्छा भोजन उसको देंगे उतना अच्छा सिल्क वो बनाएगा, क्योंकि उतनी अच्छी उसका विकास हो रहा होगा। उसके बाद में क्या है, इसमें जब 5वां इंस्टार स्टेज आती है, जब 5वां इंस्टार स्टेज आती है तब वो खाना खाना बंद कर देता है और अपना हेड मूव कर रहा होता है और सिल्क उसमें से जो है सलाइवा बाहर निकालकर अपने ऊपर लपेटता जाता है, जो सिल्क में कन्वर्ट होता जाएगा, जिससे कुकुन बनेगा। तो यानी प्रोडक्शन एंड रिकवरी ऑफ कुकुन। तो कुकुन बनने, कुकुन के लिए स्पेशल ट्रे होती है। कौन सी ट्रे बताई थी, जिसमें पार्टीशंस होते हैं, है ना, वो चंद्राकार शेप की है, उसमें पार्टीशंस हैं। तो उनमें 5th इंस्टार को ही एक्चुअली उनमें सेट कर देते हैं या उसमें कुकुन बन गए, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन एंड रिकवरी ऑफ कुकुन। फिर क्या है, रीलिंग एंड स्पिनिंग, यानी अब ये वाला स्टेप है, स्टिफलिंग, देन रीलिंग, देन स्पिनिंग। इस तरह से ये 5 टोटल स्टेप होते हैं सेरिकल्चर के टाइम पर। अब एक और टॉपिक था उसमें, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी एप्लियंसेस क्या क्या चाहिए। तो सबसे बेसिक चीज जो शुरुआत में चाहिए वो क्या है, बॉम्बेक्स मोराई, जो अच्छी रेस के लेते हैं ताकि उससे अच्छी किस्म के अंडे प्राप्त हो सके। मलबरी, जिसको वो भोजन करेगा, तो मलबरी के जो खेत हैं वो पास में ही लगाए जाते हैं ताकि जो है इनको वहां पास में ही पाला जा सके और भोजन वगैरह देने में इनको जो है ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मलबरी और बॉम्बेक्स मोराई, तो ये तो पूरा इसका सोल है, सबसे शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुइटेबल प्लेस, अच्छी जगह देखी जाती है। तो इनके लिए बनाए जाते हैं मकबाना। हम किस में रहते हैं, मकान में, ये किस में रहते हैं, मकबाना में। तो मकबाना जैसे मैंने बताया था किसके बने होंगे, मिट्टी के बने हुए घर, ठीक है। रियरिंग ट्रेस चाहिएंगी, अंडे को रियर करना है तब भी चाहिएंगी, लार्वा को रियर करना है तब भी चाहिएंगी, और कुकुन को रियर करना है तो उसके लिए स्पेशल ट्रेस है, ठीक है। तो रियरिंग ट्रे चाहिए, कुकुन और स्पिनिंग ट्रे अलग से होती हैं। रियरिंग शेल्फ एंड रैक, जगह कम घेरे, इसके लिए क्या है, रैक बना दी जाती है और उन रैक के अंदर जो है ट्रेस को सेट कर देते हैं और उसके बाहर क्या लगा देते हैं, नायलॉन की जाली लगा देते हैं। तो नायलॉन की जाली लिखी हुई है वहां पर। उसके बाद में डालास, डालास क्या है,
वो जो टहनियां हैं, उन टहनियों को जो काटने के लिए जो औजार है वो डाला है। पत्तियां ली तो पत्तियों को चॉप करने के लिए चॉपिंग नाइफ चाहिए। चॉपिंग नाइफ चाहिए तो एक नीचे शीट भी चाहिए जिसके ऊपर रखकर चॉप करेंगे। फिर हाइग्रोमीटर ताकि ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकें, थर्मामीटर ताकि टेम्परेचर को मेजर कर सकें, फ्रीज ताकि अंडों को अगर रखना है फ्रीज में तो उसमें, या पत्तियों को अगर रखना है तो फ्रिज चाहिए, नायलॉन की शीट चाहिए, पैराफिन, वैक्स या कॉटन पैड वो ट्रे के नीचे लगाए जाते हैं। ट्रे के नीचे बेस में लगाए जाते हैं ताकि पत्तियों में नमी बनी रहे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पूरा आपका सेरीकल्चर का जो टॉपिक है ये 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट होता है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क और लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बेक्स मोराई, और सेकंड टॉपिक में मैंने कवर किया है आपके ये जो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये 3 मेन स्टेप की कुकुन जब प्राप्त हो जाता है तो कौन से स्टेप्स जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उससे सिल्क प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और कौन कौन से जो है इक्विपमेंट्स या एप्लायंसेस इसमें रिक्वायर्ड है। तो इसके साथ आपका सेरीकल्चर का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।